Yes, good morning everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. आज मैं आप लोगों के लिए GST की जो एक न्यू अमेंडमेंट है दैट इज QRMP स्कीम, जिसको आप क्वार्टरली रिटर्न्स फिलअप करने की स्कीम भी बोलते हैं, क्लियर, कि बेसिकली सर जीएसटी के अंदर एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल हम लोगों को करवाई गई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस नवंबर अटेम्प्ट के अंदर क्या होगा, कवर अप होगा। दैट मींस कमिंग एग्जाम्स के अंदर आपके पास ये अमेंडमेंट मोस्टली पेपर में कवर अप की जाएगी, क्लियर। तो आज एक शॉर्ट क्लास जस्ट हाफ एन आवर का छोटी सी डिस्कशन के साथ आप लोगों के साथ ये कंप्लीट करेंगे कि बेसिकली इस क्वार्टरली स्कीम के अंदर जो GSTR 1 की हम लोगों ने फाइलिंग करनी है, GSTR 3B की हम लोगों ने जो फाइलिंग करनी है वो किस बेस से होगी, क्लियर, प्लस एंड टैक्स जो पे आउट किया जाएगा, टैक्स को पे आउट करने का मेथड क्या होगा। सर GSTR 1 के अंदर जो इनवॉइसिंग हम लोग वहां पे अपलोड करते हैं, दैट मींस जो B2B या B2C के केस में हम लोग वहां पे इनवॉइसेस की डिटेल्स वहां पे शेयर करते हैं, तो वो कैसे शेयर करना होगा। एंड ये क्वार्टरली स्कीम प्रोवाइड करने का बैकग्राउंड क्या है कि हम लोगों को ये क्वार्टरली स्कीम क्यों प्रोवाइड की गई, या जो GSTR 1 के अंदर एक नई फैसिलिटी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के नाम से IFFF जो आपके पास आया, वो बेसिकली सर क्यों आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, क्लियर। हालांकि सर हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्लास के अंदर कुछ ये पॉइंट्स हम लोगों ने कवर अप भी किए थे। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी यहां पे बताया था कि सर इनके पीछे इनका जो मोटिव था इस स्कीम को लेके आने का वो क्या था। तो पहले तो सर अपन कुछ बेसिक बातें यहाँ पे नॉर्मली समझ लेते हैं कि सर यहाँ पे ये क्वार्टरली स्कीम आपको कहती क्या है, क्लियर, एंड ये क्वार्टरली स्कीम का मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि सर हमारे पास जो मंथली रिटर्न्स थी, क्लियर, जो मंथली रिटर्न हम लोगों ने फिल आउट करनी होती थी सर, एक तो उसमें है GSTR 1 एंड सेकंड है GSTR 3B, क्लियर, जिसको आप सर एक आउटवर्ड सप्लाईज की या सेल की रिटर्न बोलते हैं, कि जितनी भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी होंगी, चाहे B2B करी, चाहे B2C करी या एक्सपोर्ट इनवॉइस करे, वॉट एवर, आउटवर्ड सप्लाईज की, क्लियर, आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स थी वो हम लोग GSTR 1 के अंदर शेयर करते थे। एंड 3B के अंदर सर पेमेंट ऑफ टैक्स कि जितनी भी अल्टीमेट आउटवर्ड सप्लाईज माइनस आपका इलिजिबल जो भी ITC बनता है, क्लियर, वो लेने के बाद आप जितनी भी पेमेंट बनती थी वो पेमेंट ऑफ टैक्स आप कहां पे करते थे, 3B के अंदर, क्लियर। आज भी स्कीम नॉर्मली है, बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो ऑलरेडी मंथली स्कीम के अंदर ही हैं, बट एक ऑप्शन प्रोवाइड की गई कि सर अगर आप मंथली की जगह अगर आप क्वार्टरली स्कीम में जाना चाहते हैं, दैट मींस जो GSTR 1 है, क्लियर, एंड GSTR 3B है, अगर आप क्वार्टरली इकट्ठा फाइल करना चाहते हो तो आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल करवाई गई। दैट मींस आपको पोर्टल पे जाके, क्लियर, रिटर्न्स हेड के अंदर जाकर आपको जस्ट ये ऑप्शन क्या करनी है, सेव करनी है। आपने ये ऑप्शन ऑप्ट इन करनी है, क्लियर। सो तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट। अगर आप ऑप्ट इन कर लोगे तो आप क्वार्टरली स्कीम में आ जाओगे, क्लियर, एंड अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो बिकॉज आप ऑलरेडी मान लो क्वार्टरली में हो, तो आप मंथली में जाना चाहते हो तो वहां से आप ऑप्ट आउट ले लीजिए, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। बट नाउ अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर हम लोग क्वार्टरली फाइल करेंगे, अगर GSTR 1 भी क्वार्टरली फाइल होगी, तो जिस पर्सन को, लेट इट बी सर हमने B2B सप्लाई करी, तो जिस पर्सन को हम लोगों ने नेक्स्ट आगे क्या करी, सेल करी, सर फिर तो उसको भी ITC कब मिलेगा, क्वार्टरली के बाद मिलेगा। क्योंकि जब तक मैं रिटर्न नहीं भरूंगा, जब तक मैं डिटेल्स को अपलोड नहीं करूंगा, देन सर उसका भी जो ITC होगा वो कब मिलेगा, वो नेक्स्ट ऑन मिलेगा, क्लियर। देन दिस मीन सर मैं जितना लेट करूंगा उतना ही लेट आपको क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। और दूसरी बात, यहां पे गवर्नमेंट ने ये सोचा, चलो सर ये ड्रॉबैक तो था
क्वार्टरली के अंदर। ये ड्रॉबैक तो जरूर था कि सर जितना लेट आप फिल आउट करोगे उतना ही लेट नेक्स्ट ऑन क्या पास होगा, आईटीसी पास होगा। बट एक दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये भी तो देखा कि गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो टैक्स आप लोगों को पहले कब मिल जाता था, मंथली। गवर्नमेंट को वो टैक्स कब मिल जाता था, मंथली। अगर वो क्वार्टरली कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट का पैसा भी ब्लॉक होगा। दैट मीन्स सर गवर्नमेंट को भी पैसा कब मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा, वो भी क्वार्टरली मिलेगा। अब लेट इट बी, अगर अपन छोटी सी एग्जांपल लेके चले सर, अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर अगर हम लेके चले, क्लियर, मान लीजिए ये सर फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून का एंड सर आपको पता है, एंड क्वार्टरली अगर रिटर्न जाएगी वो तो कौन से मंथ में जाएगी, जुलाई में, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डेट होगी 20, 22, 24, लेट इट बी 24 जुलाई जो आपके केस में एप्लीकेबल है। अब सर जो टैक्स सरकार को भी, क्लियर, प्लस जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने आपसे माल परचेज करा, जिन्होंने आपसे परचेज करी, सर अगर आप लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे ना तो सर गवर्नमेंट को प्रॉपरली पैसा मिलेगा, क्योंकि वो भी पैसा कब मिलेगा, जुलाई में जाके जब 3B फाइनली फाइल होगी। और प्लस जिन लोगों को आईटीसी चाहिए, जिन्होंने आपसे परचेज करी, उनको भी आईटीसी कब मिलेगा, जब तक आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करोगे। तो यहां पे सर इन दोनों ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहां पे एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल करवाई। क्या, लेट इट बी, यहां पे थोड़ा मैं डिटेल में चल रहा हूं। ये आपका सर अप्रैल मंथ, ये मई मंथ एंड ये जून। लेट इट बी फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं। इन्होंने यहां पे पहला ड्रॉबैक तो आपने क्या बताया था मुझे कि सर जो आपके नेक्स्ट आगे परचेजर्स हैं, जिन्होंने आपसे, जो आपके बायर्स हैं, उनको जो आईटीसी है वो कब मिलेगा, सर अगर क्वार्टरली फाइल करोगे वो तो लेट मिलेगा। नहीं, यहां पे इन्होंने क्या कहा, हम आप लोगों के लिए जीएसटीआर 1 लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर IFF, जिसको नाम क्या दिया गया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, कि हम जस्ट आप लोगों के लिए सिर्फ पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नेक्स्ट आगे क्या पास करना है, क्रेडिट पास ऑन करना है, आईटीसी पास ऑन करना है, इन लोगों के B2B इनवॉइसेस, इनमें कोई अमेंडमेंट्स, कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसमें सर है ही 4 कॉलम, है ही सिर्फ 4 कॉलम, B2B की डिटेल्स, कोई अमेंडमेंट, कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, इसके अलावा और कोई कॉलम यहां पे ओपन नहीं होगा। आप जस्ट आप ये मान लीजिए कि मैं सिर्फ B2B की डिटेल्स अपलोड कर सकता हूं, इसके अलावा यहां पे कोई B2C का कोई भी कॉलम नहीं होगा, B2C का कोई कॉलम नहीं होगा। ये आपको अवेलेबिलिटी जो करवाई गई है, फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई, सिर्फ आप ताकि नेक्स्ट ऑन जो आपके बायर्स हैं उनको टाइमली क्रेडिट पास ऑन कर सके। अब एक बात बताइए, नॉर्मली अब जिस पर्सन ने आपसे अप्रैल में कोई सामान परचेज किया वो जुलाई में जाके आईटीसी क्यों लेगा भाई? सर ये तो गलत बात है कि आपने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है, तो इसका मतलब क्या मेरा जो आईटीसी है क्या मैं भी जुलाई में जाके क्लेम करूंगा? मुझे तो सर रिस्पेक्टिव मंथ में दीजिए यार। तो इन्होंने सर ऑप्शन वहां पे दे दी कि ऐसे करो, जो आपसे लेने वाला पर्सन है कम से कम उसको तो टाइम पे पास करो, वो तो अपना आईटीसी क्लेम करे। तो हमने क्या करा, जीएसटीआर 1 के अंदर सिर्फ IFF, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्लियर, यहां पे आप B2B डिटेल्स पास ऑन कर दीजिए ताकि वो पर्सन अपना उसी मंथ में, उसी रिस्पेक्टिव मंथ में अपना आईटीसी क्या कर सके, क्लेम कर सके। एंड ये जो जीएसटीआर 1 है, ये जो ऑप्शन है, ये बेसिकली सर आपको 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, क्लियर, मतलब अप्रैल है तो 13th में, मई है तो 13th जून, तो ये सर 13th तक आप लोगों की ये फाइल करनी होती है, क्लियर। एंड ऐसे ही सेम सर मई में भी अगेन जो भी आपने B2B करे होंगे, क्लियर। मैं आपको फाइनली जीएसटीआर 1 फाइल करने को नहीं बोल रहा, मैं आपको जस्ट ये कह रहा हूं कि क्रेडिट पास ऑन करने के लिए, ताकि जो आपके बायर्स हैं वो ऑन टाइम अपना आईटीसी क्लेम कर सके, आप उनको तो क्रेडिट पास ऑन करो। ये
मे वाली रिटर्न भी ये सर 13 जून तक ये फाइल कर देंगे, 13 जून तक ये फाइल कर देंगे। एंड फाइनली जो आपकी जून वाली क्वार्टरली जाएगी, जून में तो आपकी फाइनल जाएगी ना, क्योंकि ये तो जस्ट क्या थी, इन बिटवीन क्वार्टर थी, तो हमने यहां पे कल B2B इनवॉइसेस दे दिए कि भाई साहब आप तो अपना लो, क्रेडिट जिसने लेना है वो तो लो। अब जून वाली जो जाएगी सर, जून वाली में आप क्या कहेंगे। अच्छा एक बात और, ये 13th को अगर आपने फिल आउट कर दी तो कर दी, नहीं अदरवाइज उस मंथ की ऑप्शन जो है वो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। दैट मींस वो दोबारा ओपन नहीं होगी। क्लियर? दैट मींस ये जो ऑप्शन है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की, लेट इट भी अगर अप्रैल के मंथ मैंने अपलोड नहीं करे, मान लो 13 मई निकल चुका, मैं उसको प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पाया, सर आप अप्रैल में अब दोबारा नहीं कर पाओगे। आप मई वाला जो मंथ होगा या जून वाला जो मंथ होगा उसके अंदर ही अप्रैल वाले आप अपलोड कर सकते हैं। जो पेंडिंग बिल्स थे या जो आपने नहीं डिटेल्स शेयर करी वो आप वहां पे कर सकते हो, बट अप्रैल की ऑप्शन दोबारा ओपन नहीं होगी बिकॉज उसकी डेट निकल चुकी, 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपकी लास्ट डेट है। क्लियर? तो यहां पे जून की जो फाइनल आपके पास जाएगी। अच्छा मई में भी हमने क्या करा था, ओनली कौन से, B2B इनवॉइसेस, ओनली B2B इनवॉइसेस। यहां पे सर जून में एक तो जो जून मंथ के, क्लियर, जून मंथ के जो आपका जून मंथ है, थर्ड मंथ है, यहां पे थर्ड में रब कर देता हूं दोबारा, जून मंथ के एक तो आपके जो B2B होंगे ये तो सर जाएंगे ही जाएंगे बिना कहे, प्लस B2C ऑफ ऑल दी 3 मंथ्स। क्योंकि सर एक बात देखो, आपने प्रीवियस मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइसेस आपने क्या करे थे, अपलोड करे थे, सो दैट कि आप क्रेडिट पास ऑन कर सको। बट आपने जो डायरेक्टली सेल कस्टमर को करी है, जो B2C सेल आपने करी है, वो तो डिटेल ना मैंने अप्रैल मंथ की दी ना मैंने मई की दी, तो वो इकट्ठी डिटेल सारी कंप्लीट रिटर्न कब जाएगी, जून मंथ के अंदर जाएगी। तो जून में एक तो थर्ड मंथ के हो चुके, प्लस B2C जो पहले मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं करी, पूरे क्वार्टर की B2C डिटेल जाएगी, प्लस यहां पे अगर कोई आपका पेंडिंग इनवॉइस, क्लियर, लेट इट बी जो आपका अप्रैल का कोई पेंडिंग होगा या मई मंथ का जो पेंडिंग होगा, शायद लेट इट बी आपके 20 थे, तो 20 में से मान लो आपने 18 बिल्स अपलोड करे थे, 2 बिल आपके रह गए थे। क्लियर? कोई इशू नहीं है सर, कोई घबराने वाला पॉइंट नहीं है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने अप्रैल में नहीं करा या मई में नहीं करा, नॉट अ बिग इशू। क्लियर? वो आप जून मंथ में आप यहां पे फिल आउट कर सकते हो। बट मोटिव समझो ना, यहां पे क्या है, आपको ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो किस पर्पस के लिए की गई थी, सो दैट कि तुम्हारे जो बायर्स हैं कम से कम वो तो ऑन टाइम पे रिसीव कर सके, वो तो अपना ITC क्लेम कर सके। क्लियर? अगर मान लो सपोज मैंने बिल नहीं भी अपलोड करा, अप्रैल का कोई बिल रह भी गया तो मैं मई मंथ में डाल दूंगा, मई का भी कोई रह गया तो कोई बात नहीं, क्वार्टरली में चला जाएगा। क्लियर? हाँ, बस फर्क इतना पड़ेगा, उसको जो ITC है, जो आपका बायर है, उसको ITC लेट होता जाएगा। जैसे मान लो अप्रैल का बिल था, आपने उसको मई में जाके फिल आउट करवाया, क्योंकि जब तक उसके पोर्टल पे शो नहीं करेगा कि मैंने उसको सेल करी, मेरी ओर से उसको आउटवर्ड सप्लाई हुई, तब तक वो ITC क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? और कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो ठीक है, आप अगर कोई रह भी गया, कोई पेंडिंग इनवॉइस है, तो आप अपना उसको जून मंथ में, मींस जो क्वार्टर एंड की जो आपकी फाइल होगी, क्लियर, वहां पे आप उसको टोटल बेसिस पे कर दो। क्लियर? सो इसमें कोई भी घबराने वाला पॉइंट नहीं है। आइए सबसे पहले यहां तक एक बार चार्ट में से समझ लेते हैं, एक बड़े अच्छे ही नोट्स यहां पे मेरे पास अवेलेबल हुए। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, रजिस्टर्ड पर्सन की अगर हम बात करें कि सर रजिस्टर्ड पर्सन यहां पे कौन होंगे, कौन पर्सन क्वार्टरली स्कीम में जा सकते हैं, क्लियर, कौन कौन यहां पे कवर अप होंगे। सबसे पहले यस, रजिस्टर्ड पर्सन ओप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, क्वार्टरली स्कीम के लिए। पहली बात, रजिस्टर्ड पर्सन मींस सप्लायर की यहां पे बात चल रही है सर। क्लियर? सप्लायर के बारे में यहां पे लिखा गया। आफ्टर दैट देखिए जी, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न इन फॉर्म GST or 3B। सर पहली बात तो जिनको 3B फाइल करनी होती है, जिनके ऊपर 3B रिटर्न एप्लीकेबल है। अब कुछ केसेस ऐसे भी आपने रीड आउट करे होंगे जहां पे 3B की आपको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी।
क्लियर? तो उनके केस में सर ये क्वार्टरली स्कीम अवेलेबल नहीं है। सेकंड, हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जितनी भी है अप टू 5 करोड़ इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल जो आपके द्वारा डिक्लेयर थी, जो रिटर्न्स में फिल आउट थी, अगर वो टोटल पूरे साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर अगर आपकी अप टू 5 करोड़ रुपीस है, देन सर ये पोर्टल पे, आपके पोर्टल पे ये ऑप्शन अवेलेबल होगी कि आप क्वार्टरली स्कीम में जा सकते हैं, नहीं अदरवाइज शो ही नहीं होगी। अब ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर ही कितनी है 10 करोड़, जिनकी टर्नओवर ही कितनी है 20 करोड़, तो उन लोगों के लिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ये सर जो स्मॉल बिजनेसमैन है, क्लियर, जिनकी टर्नओवर मान लो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ यहां तक है बस, क्लियर, उनके लिए ऑप्शन क्या है, अवेलेबल है। तो यहां पे सर, यहां पे भी एग्जांपल वही मंथ 1 मंथ 2 3 एग्जांपल्स देकर यहां पे क्लियर किया हुआ है। पहली बात सर, अब मान लो इस पर्सन ने जी क्या करा, ऑप्ट आउट करा कि मैं क्वार्टरली जीएसटीआर 1 क्या करूंगा, फाइल करूंगा। मैं यहां पे स्पीड थोड़ी सी फास्ट करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। मंथ 1 में सर इस पर्सन ने क्या करना है, सिर्फ B2B इनवॉइसेस अपलोड करने हैं या सीडीएन मींस क्रेडिट नोट, क्रेडिट या डेबिट नोट इन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्लियर, एंड द अपलोडिंग बी डन फ्रॉम द 1st to 13th ऑफ द सब्सीक्वेंट मंथ। वही लास्ट डेट 13th को ही ऑप्शन आपकी लॉक हो जाएगी, 13th इज द लास्ट डेट। अगर 13th तक आपने फिल कर दिया तो ठीक, नहीं अदरवाइज वो मंथ की ऑप्शन दोबारा ओपन नहीं होगी सर। देन आपको नेक्स्ट मंथ ही इकट्ठे भेजने पड़ेंगे या क्वार्टरली जो लास्ट में जाएगी उसके अंदर वो पेंडिंग इनवॉइसेस डालनी होंगी, क्लियर, बट ये ऑप्शन दोबारा ओपन नहीं होगी, क्लियर। नेक्स्ट इज सेम सर, मंथ 2 के अंदर भी आपको ही ऐसा करना होगा। आप अगेन B2B जो आपके बिजनेस टू बिजनेस है वो पास ऑन करें। मेन चीज इज सर मंथ 3 बताओ, पहले 2 महीने तो क्लियर हो चुके कि फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ आपने जस्ट B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी आपके होंगे वो बेसिकली आपने क्या करने हैं, अपलोड करने हैं, सो दैट कि आपका जो नेक्स्ट ऑन बायर है वो तो कम से कम टाइमली आईटीसी ले सके। नेक्स्ट इज मंथ 3, वेदर अपलोडेड B2B इनवॉइसेस या CDN ऑफ द मंथ 1 and 2 इन IF। क्या आपने पहले 2 महीने में B2B इनवॉइसेस को अपलोड करा? अगर करा यस, देन यहां पे सिर्फ थर्ड मंथ के क्लियर आपको B2B इनवॉइसेस एंड CDN ऑल्सो क्या लिखा हुआ है, B2C ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि सर मैंने B2C बिजनेस टू कंज्यूमर्स मैंने यहां पे ना फर्स्ट मंथ में ना सेकंड मंथ में कभी शो नहीं करी, तो तीनों के तीनों महीने की इकट्ठी सेल आपको यहां पे B2C के अंदर डालनी होगी, थर्ड मंथ के अंदर, क्वार्टरली रिटर्न के अंदर, क्लियर। हाँ, बट अगर सर आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में लेट इट बी ऑप्शन लॉक हो गई या कुछ इनवॉइसेस ज्यादा बनते थे, मैंने कम अपलोड करे, कुछ भी केस है कि फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की कुछ पेंडेंसी है, तो कोई बात नहीं सर, आप ये तो करेंगे ही करेंगे जो आपका थर्ड मंथ का है, प्लस पेंडिंग इनवॉइसेस या जो CDN है ऑफ मंथ 1 and 2। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर मेरे से वो पेंडिंग रह गया, मैंने उसको फिल आउट नहीं करा, कोई बात नहीं सर, थर्ड मंथ के आप उसको क्वार्टरली में कर सकते हैं, क्लियर। द अपलोडिंग शुड बी डन फ्रॉम 1st to 13th ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, क्लियर। तो ये भी सर नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अल्टीमेटली सर जो नेक्स्ट मंथ होगा क्वार्टर का नेक्स्ट, जैसे जून खत्म हुआ तो जुलाई में, तो 13 तक ही आपको क्या करना होगा, फाइनल करना होगा, क्लियर। GST पोर्टल पे, एंड यहां पे क्या लिखा हुआ है, द डिटेल्स अपलोडेड इन GSTR 1 और IFF विल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A और 2B ऑन द 14th ऑफ ईच मंथ। अरे सर 13th को मैं फाइल करूंगा, तभी वो 14th को नेक्स्ट डे जो रेसिपिएंट होगा, जो मेरे बायर्स होंगे, वो नेक्स्ट डे से ही उनके क्या होगा, शो होना शुरू हो जाएगा, एंड वो अपना ITC क्लेम कर सकते हैं, जो भी उनको करना है, जैसे करना है, मेरी ओर से मेरा काम क्या हुआ, खत्म हुआ। सो दिस इज GSTR 1 क्वार्टरली, जो हम लोगों ने क्वार्टरली क्या करी, फाइल करी। कुछ यहां पे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, चार्ट में ही प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शैल बी कैलकुलेटेड इन द कॉमन पोर्टल टेकिंग इनटू अकाउंट द डिटेल्स फर्निश्ड इन द रिटर्न्स। अरे सर आपकी टर्नओवर कितनी है हम उसको नहीं मानते, मे बी शायद आपकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से प्लस हो या 5 करोड़ से कम हो, हमें नहीं पता,
जो आपकी ओर से डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स होगी, जो फर्निश्ड इन द रिटर्न्स होगी, हम तो उसको मानेंगे। क्लियर? कि जो प्रीवियस ईयर पे पोर्टल पे जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर आ रही होगी, हम तो उसके बेसिस पे आपको ये क्या करेंगे, ऑप्शन अवेलेबल करवाएंगे, नहीं अदरवाइज नहीं करवाएंगे। क्लियर? बाय द टैक्स पेयर फॉर द टैक्स पीरियड्स इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब आपको जी सर मेरी बुक्स में तो टर्नओवर कुछ और आ रही है, हमें उससे मतलब ही नहीं। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि जो पोर्टल पे शो होगा, पोर्टल पे जो एनुअल आपकी जो टर्नओवर होगी, हम तो उसके बेसिस पे आपको क्या करवाएंगे, ऑप्शन अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इन IFF शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs। ये पॉइंट अच्छा है कि सर IFF वैल्यू ऑफ सप्लाई इन IF शैल नॉट एक्सीड 50 lakh फॉर ईच मंथ। मैक्सिमम सर 50 lakh तक की आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो आपको अवेलेबल करवाई गई, मैक्सिमम 50 लाख तक की आप करवा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। क्लियर? अरे सर 50 लाख होना दैट मीन्स अगर मैं ऑटोमेटिकली अगर 12 महीने की बात करूं तो 6 करोड़ की आपकी टर्नओवर हो चुकी। आप तो कह रहे थे कि अल्टीमेट सर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो इन्होंने एक लिमिट यहां पे लगा दी कि अल्टीमेट मैक्सिमम अगर आप अवेलेबल करवाना भी चाहते हो तो IFF में आप 50 लाख के ऊपर अपलोड नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम डिटेल्स इतने तक की जाएंगी। एंड आफ्टर 13th of the month द फैसिलिटी फॉर फर्निशिंग IFF ऑफ द प्रीवियस मंथ वुड नॉट बी अवेलेबल। मैंने आपको पहले कहा था कि ऑप्शन आपकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। देन आपको नेक्स्ट मंथ ही क्या करना होगा, कोलैबोरेट टुगेदरली इकट्ठा फाइल करना होगा, बट प्रीवियस मंथ की ऑप्शन आपकी ओपन नहीं होगी। डिटेल्स गिवन इन द IFF नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन अगेन इन द GSTR 1। अरे सर जो IFF में आपने अप्रैल मंथ के, मई मंथ के जो आपने फाइल कर दिए, तो जो क्वार्टरली आप फाइल करोगे ना, जो जून मंथ की आप फाइल करोगे, पूरे क्वार्टर की फाइल करोगे, पहले 2 महीने का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पोर्टल अपने आप उठा लेगा। क्लियर? क्योंकि जो आपने सबमिट कर रखा है ना, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। हाँ, बट अगर कोई पेंडिंग है जो आपने नहीं करा, वो आप जरूर शेयर करें, वो आप जरूर अपलोड करें, बट जो कर रखा है ना, उसका आपने कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली इकट्ठा अपने आप हो जाएगा। क्लियर? सो वेयर QRMP ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस दे शैल कंटिन्यू अनलेस। देखो जी, वो पूरा क्वार्टर तो कंटिन्यू रहेगी। अब लेट इट बी फर्स्ट क्वार्टर में मैंने अप्रैल में वो जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर ली, तो सर ये जो क्वार्टर है ये तो क्वार्टरली ही जाएगा, अनलेस RP रिवाइज द सेड ऑप्शन। जब तक सर आप उस ऑप्शन को रिवाइज नहीं करते कि मैं मंथली में जाना चाहता हूं या कुछ भी है, सर वो आपका क्वार्टरली ही चलता जाएगा। क्लियर? इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ऑप्शन टू अवेल द QRMP स्कीम इज GSTN वाइज। GSTN वाइज ये आपकी है। अब समटाइम्स आपकी ऑल ओवर इंडिया कई ब्रांचेस हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया में अच्छा ब्रांच वाइज आपका GSTN होता है। क्लियर? GST नंबर ब्रांच वाइज आपका होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच पे आपको GST नंबर लेना है, एंड कौन सी ब्रांच पे आपको क्वार्टरली स्कीम लेनी है, एंड कौन सी ब्रांच पे आप मंथली स्कीम में जाना चाहते हो। तो ये GSTN वाइज मतलब नंबर वाइज, क्लियर, आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी एंटरप्राइज को अपने पूरे के पूरे हर तरफ ऑल ओवर हेड ऑफिस को मिला के सबको कि मुझे क्वार्टरली स्कीम में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप अपना ब्रांच वाइज भी अगर क्वार्टरली स्कीम लेना चाहते हैं तो ब्रांच वाइज भी ले सकते हैं। Some GSTNs of same PAN can opt for QRMP scheme and remaining GSTNs may not opt for the scheme। तो वही बात आ गई कि सर मे बी कुछ जगह आप क्वार्टरली स्कीम में भी जा सकते हो, एंड किसी प्लेस पे आप अपना नॉर्मल मंथली स्कीम के अंदर भी रह सकते हो। तो इनमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इज रूल 61A मैनर ऑफ ऑप्टिंग की क्वार्टरली रिटर्न आपको सर ये कैसे ऑप्ट आउट करना होगा, क्योंकि इसके बाद मेरी 10-15 मिनट की डिस्कशन मेन है। पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्लियर? तो मैनर ऑफ ऑप्टिंग क्या है, जैसे सर मैंने आपको बताया था कि पोर्टल पे आप जाएं, रिटर्न्स पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली स्कीम या ऑप्ट आउट जो भी है। तो वहां पे आपके पास ये कुछ ऑप्शन होगी। फैसिलिटी टू अवेल द स्कीम ऑन द कॉमन पोर्टल मतलब GST पोर्टल वुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल का सर फाइनेंशियल ईयर का ना वो चार्ट बनकर आ जाता है,
क्वार्टर वाइज, क्लियर, कि आप इसके लिए मंथली जाना चाहते हो, क्वार्टरली जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो, आपको जस्ट वहां पे क्लिक करना है एंड सेव करना है। तो वो जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो मंथली में चला जाएगा या क्वार्टरली में चला जाएगा, जैसा आप क्या करेंगे, ऑप्ट आउट करेंगे या ऑप्ट इन करेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। प्रीसीडिंग क्वार्टर मतलब जो पिछला क्वार्टर चल रहा था वहां से लेकर, वहां से मतलब सेकंड मंथ के फर्स्ट डे। फॉर एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि लेट इट बी सर, ये आपके देखो दो क्वार्टर हुए, एक तो ये वाला जनवरी से मार्च एंड ये कमिंग क्वार्टर है, कमिंग क्वार्टर अप्रैल टू जून। तो सर ये बात बताएं कि मैं ये ऑप्शन कब तक अवेलेबल कर सकता हूं, मैं कब तक क्वार्टरली में या मंथली में ये चूज कर सकता हूं कि मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में, जैसे आने वाला कौन सा हुआ, अप्रैल टू जून, आने वाले क्वार्टर में मैं मंथली जाना चाहता हूं या क्वार्टरली जाना चाहता हूं, तो मेरे पास ये ऑप्शन कितना टाइम अवेलेबल होगी। तो ये सर यहां पे लिखा हुआ सेकेंड मंथ, प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से, फर्स्ट फेब से लेके, क्लियर, फर्स्ट फरवरी से लेकर, क्लियर, फर्स्ट फरवरी से लेकर आपके पास ये ऑप्शन 30th अप्रैल तक, क्लियर, 30th अप्रैल तक, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट फरवरी से लेके ये ऑप्शन आपके पास कब से कब तक अवेलेबल होगी, क्लियर, 30th अप्रैल तक। तो आप अपनी ऑप्शन यहां पे ले सकते हैं। दैट मींस सर देखिए अब नेक्स्ट क्वार्टर भी क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ तो नहीं ना, तो इवन अगर वो क्वार्टर स्टार्ट भी हो गया, ऐसा नहीं है कि सर आपको प्रीसीडिंग क्वार्टर में ही डिसाइड करना पड़ेगा या मार्च तक ही डिसाइड करना पड़ेगा कि सर मैं स्कीम में जाऊं या ना जाऊं, कैसे करूं, या मैं अगर मान लो सपोज मार्च तक नहीं कर पाया तो नेक्स्ट आगे क्या होगा, कोई इशू नहीं सर, आपके पास अप्रैल का मंथ भी पूरा पड़ा है, 30th अप्रैल तक भी अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो कमिंग क्वार्टर है आप मंथली जाना चाहते हो या क्वार्टरली जाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको हम नॉर्मली इंग्लिश में क्या वर्ड बोल देते हैं, प्रीसीडिंग क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे, फर्स्ट फरवरी, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, फर्स्ट फरवरी से लेके नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक, नेक्स्ट क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक आप ये ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाला पॉइंट नहीं है कि सर मैं ऑप्शन नहीं कर पाया तो वहां पे क्या होगा, क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉपर टाइम लिमिट आपके पास वहां पे अवेलेबल करवाई गई, क्लियर। नेक्स्ट ऑन अगर हम यहां पे बात करें सर, हाउ टू अवेल, क्या लिखा हुआ है जी, हाउ टू अवेल QRMP फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ये ऑप्शन जो आपके पास आई थी ये 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट करवाई गई थी। तो सर जिनकी तो टर्नओवर, जिनकी तो बेसिकली टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, अप टू कितना, 1.5 करोड़ है, उनको तो GSTR ऑप्टेड क्वार्टरली है और उनकी डीम्ड ऑप्शन भी, सर कुछ को तो ना ही इन्होंने डीम्ड ऑटोमेटिकली किस में डाल दिया, क्वार्टरली में डाल दिया, ताकि बर्डन थोड़ा सा कम हो ना, नहीं अदरवाइज साइट पे उतना ही प्रेशर पड़ेगा और वो सर अल्टीमेटली क्रैश करेगी। तो इन्होंने बर्डन को अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एंड जिनकी टर्नओवर वही बात सर अप टू 1.5 करोड़ है, कुछ का तो डीम्ड मंथली ही चल रहा है, तो आप अपना बाद में भी ऑप्ट आउट कर सकते हो कि अगर आप क्वार्टरली में जाना चाहते हो। अब जैसे GSTR जितने भी GST नंबर जितने भी न्यू अप्लाई होते हैं ना, वन टाइम तो उनका जो स्कीम है, जो रिटर्न्स की स्कीम है, वो किस में जाती है, मंथली में ही जाती है, क्लियर। बाद में आप अपना ऑप्ट आउट कर लीजिए कि मैं मंथली में नहीं, मैं क्वार्टरली में जाना चाहता हूं, तो आपकी इच्छा। और रही बात सर आपकी 1.5 करोड़ से लेकर अप टू 5 करोड़ तक, अप टू 5, तो सर GSTR 1 आप ऑप्टेड कर लिए मंथली, या डीम्ड ऑप्शन आप क्वार्टरली में चले जाइए। सर जैसा आपको सही लगे आप अपने लेवल पे इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आपके लिए बेटर होगी, कहां पे आपको बेटर फैसिलिटी मिलेगी, क्लियर। एंड सिंपल सी बात है सर, अगर आप मंथली में जाएंगे तो आपके कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, CS साहब भी पैसे लेंगे, सिंपल सी बात है कि उतने रिटर्न्स उनकी ओर से ज्यादा फिल आउट होंगी तो उनके चार्जेस भी बढ़ेंगे। हाँ बट क्वार्टरली होगा तो उस अकॉर्डिंग टू चार्जेस होंगे, तो दैट डिपेंड्स कि आप देखें सर आपको कहां पे बेटर है, क्लियर। आइए नेक्स्ट ऑन, यस प्लीज। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास पॉइंट है जो मेन डिस्कशन का है, क्योंकि अभी तक सर हमने GSTR 1 तो डिस्कस कर लिया, बट मेन कॉन्सेप्ट जो है पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर, क्योंकि सर एक का सॉर्ट आउट तो आपने कर दिया कि जो आपके बायर्स हैं कम से कम वो तो ITC टाइम पे ले सके,
बट यहां पे अब दूसरी जो मेन ड्रॉबैक था, जो सरकार को, जो गवर्नमेंट को टैक्स लेट मिलेगा, जो गवर्नमेंट को टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने भी अपना ध्यान रखा। गवर्नमेंट ने भी अपने यहां पे कुछ 2 मेथड्स प्रोवाइड करे कि आप 3B की फाइलिंग अगर क्वार्टरली करना चाहते हो तो ऐसे तो नहीं हम आपको देंगे, क्योंकि सर आप हमारा पैसा भी तो ब्लॉक कर रहे हो, हमें तो भी टैक्स वो क्या मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा। तो हमने यहां पे आपको पेमेंट मेथड में 2 मेथड दिए। क्लियर, पेमेंट मेथड में हमने 2 मेथड आपको यहां पे प्रोवाइड करे। नंबर 1 इज फिक्स्ड सम मेथड, नंबर 1 इज फिक्स्ड सम मेथड एंड सेकंड इज सेल्फ असेसमेंट मेथड। कि देखिए सर, आप 3B की फाइलिंग बेशक ठीक है सर, आप क्वार्टरली करना चाहते हैं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट सर वही बात है ना कि अल्टीमेट कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया, छोड़ा तो फिर भी नहीं। कैसे? यहां पे इन्होंने क्या कहा कि आपको देखो जी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, पेमेंट तो करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, कि अगर हम अपना टैक्स क्यों छोड़े, जो टैक्स हमें मान लो अप्रैल का मई मंथ में मिलता था, वही टैक्स हमें कब मिलेगा, जाके जुलाई में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक जून की क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करोगे और वो जाती है जुलाई में, हम अपना यहाँ पे टैक्स क्यों लेट करें। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 मेथड दिए, 1 इज फिक्स्ड सम एंड दूसरा कौन सा दिया, सेल्फ असेसमेंट मेथड। देखो जी, या तो आप अपनी असेसमेंट करो खुद कि आपका कितना टैक्स बनता है मंथली, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग जितना बनता है आप अपना हमें पे आउट कर दीजिए। क्लियर, रिटर्न मत भरिए, रिटर्न मत भरिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर वहां पे ऑप्शन आती है कि फिक्स्ड और सेल्फ असेसमेंट। क्लियर, सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करें एंड आपका उस मंथ का जितना बनता है ना, आप अपनी ओर से क्या कर दीजिए, पे आउट कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार नहीं आपको कहेंगे। क्लियर, तो आप उसमें क्या कर दीजिए, पे आउट कर दीजिए। या फिर प्रीसीडिंग क्वार्टर का जितना आपने कैश में पे किया होगा, प्रीसीडिंग क्वार्टर का जितना आपने कैश में पे किया होगा उसका 35%, या अगर लेट इट बी पिछले क्वार्टर में आप मंथली स्कीम में थे, आप क्वार्टरली तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो, इस बार आ रहे हो क्वार्टरली, पहले तो आप मंथली में थे, तो लास्ट का जो आपने कैश में पे आउट किया होगा उसका 100% इस बार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। क्लियर, कम से कम गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा। अरे भाई साहब, रिटर्न आप 3 महीने बाद ही भरना, क्वार्टरली ही भरना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1% भी दिक्कत नहीं है, बट हमें तो कम से कम टैक्स करवाओ। क्लियर, हाँ वो तुम्हारी इच्छा कि आप फिक्स्ड सम देना चाहते हो या अपनी सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हो, वो तुम्हारी इच्छा, मेथड दोनों सही है। पढ़िए 1 by 1। पेमेंट ऑफ टैक्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द, ये जो ऑप्शन है सर, पहली बात क्वार्टरली में तो जाएगी। अब लेट इट बी अप्रैल टू जून है सर, क्वार्टर की 3B तो जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये किसकी बात चल रही है, ये फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में। क्लियर, कि वहां पे बताओ जी कि आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। यस, तो 2 मेथड है। 1 इज या तो फिक्स्ड सम, क्लियर, बिना कुछ कहे अपना प्रोसीडिंग क्वार्टर का 35% जो आपने कैश में पे किया होगा, प्रोसीडिंग क्वार्टर में जो आपने कैश में पे किया होगा उसका 35% या उसका 100% इस बार फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में आप अपना डिपॉजिट करवाते रहें। क्लियर, ताकि हमें सरकार को वो पैसा मिलता रहे। क्लियर, पढ़िए, हु फर्निश्ड GSTR 3B क्वार्टरली फॉर द लास्ट क्वार्टर, मतलब तुम पिछली बार भी QRMP में थे। क्लियर, तो आपने 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश, क्लियर, इन द प्रोसीडिंग क्वार्टर। सर प्रोसीडिंग क्वार्टर में जितना आपने कैश पेमेंट किया होगा उसका 35%, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कोई को आपसे जवाब नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं है सर, सीधा 35% अपना डिपॉजिट करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने मेथड ही कौन सा बोला, फिक्स्ड सम मेथड, कि हम कोई एक्सप्लेनेशन देंगे एंड हम कोई ITC भी नहीं दे रहे उस मंथ का। क्लियर, अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि इस मंथ का आप ITC देखो कुछ, सर इस मंथ से तो लिंक ही नहीं है। मैंने आपको पहले क्या कहा, 35% किसका, प्रोसीडिंग क्वार्टर में जो आपने टैक्स पेड इन कैश किया होगा उसका 35% यहां पे आप डिपॉजिट करवा दीजिए। हमें नहीं पता इस मंथ का कितना बनता है, कितना नहीं बनता, क्या सीन है, वो लास्ट में देखेंगे जी, वो लास्ट में देखेंगे जब आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी। या फिर हु फर्निश्ड GSTR 3B मंथली, अच्छा जिनका मंथली था लास्ट क्वार्टर के अंदर, सर उनके लिए मान लो सर पहले आप मंथली थे,
इस बार आप किस में आए, क्वार्टरली स्कीम में आए, तो 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश जो आपने लास्ट मंथ में, अरे सर आप अप्रैल मंथ की बात कर रहे हो ना, तो आपने मार्च की रिटर्न तो भरी होगी, बस ये बता दो कि मार्च की क्वार्टरली भरी थी या मंथली भरी थी। अगर क्वार्टरली भरी थी तो जितनी उसमें कैश पेमेंट की होगी उसका 35% दे दो। अगर वो मार्च मंथ की रिटर्न आपने मंथली भरी होगी तो जितनी उसमें कैश पेमेंट करी होगी उसका 100% अप्रैल मंथ में डिपॉजिट करवा दो। क्लियर? 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड द बैलेंस अमाउंटिंग, और बाकी सर जो कम ज्यादा होगा ना वो थर्ड मंथ के अंदर हम क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। कम से कम पहले महीने दूसरे महीने कुछ तो करवाओ, कुछ तो डिपॉजिट करवाओ ताकि गवर्नमेंट के पास भी तो कोई पैसा आए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वॉज ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्लियर? तो पिछले क्वार्टर में आपने सर जो लिखो स्पेशली टैक्स पेड इन कैश जो आपने दिया होगा। अरे सर प्रीसीडिंग क्वार्टर में तो आपने सब कुछ करा होगा कि जितनी आपकी आउटवर्ड सप्लाई बनती है, जो आपका एलिजिबल आईटीसी बनता है, सब कुछ क्लेम करने के बाद ये पेमेंट आपकी निकल कर आई होगी, ये पेमेंट आपकी निकल कर आई होगी लास्ट क्वार्टर में। क्लियर? बट नाउ इस मंथ अप्रैल में या मई में, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ दोनों मंथ आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो जितना प्रीसीडिंग क्वार्टर में जितना कैश पे किया उस कैश पेड का कितने परसेंट, 35% आप अपना चुपचाप पे कर दीजिए। हम आपसे कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं पूछेंगे। क्लियर? तो 100 का 35%, 35 175 या 17.5। हमने आपसे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, आपने हमें ऑप्शन कही कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर 35% जमा करवाएंगे, करवा दो। एंड अगर वही मंथली था तो सर आपने मार्च में तो भी कैश पे किया होगा। सर पहली बात कैश पे करना चाहिए ना, अगर कैश पेड होगा तभी ये स्कीम ओपन होएगी ना। क्लियर? तो यहां पे सर लेट इट भी आपने कैश पे कितना किया लास्ट मंथ में, 50 50 80, अरे कुछ ना कुछ तो पेबल आया होगा, लेट इट बी। तो यहां पे सर आपको 100 का 100% क्लियर इन मंथ्स के अंदर क्या होगा, डिपॉजिट करवाना होगा। अरे कुछ नहीं सर, एक आप लोगों से एडवांस में वो टैक्स लेकर चल रहे हैं। क्लियर? कि आप अपने बेसिस पे देखो जी, फिक्स्ड देना चाहते हो फिक्स्ड दे दो, नहीं अदरवाइज। और अच्छा इसमें मैंने आपको क्या कहा, नो आईटीसी ऑफ अप्रैल या मई। क्या मैंने ये कहा कि अप्रैल में जो पेमेंट आपने करनी है, मई में जो आपने पेमेंट करनी है, वो आईटीसी सेट ऑफ करने के बाद आप अपना देखो कितना बनता है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। लास्ट क्वार्टर में लास्ट मंथ में जो आपने कैश पेमेंट करी होगी उसका 35% या 100% बस डिपॉजिट करवा के छोड़ दो। ये जो आईटीसी वाला पॉइंट है ना, ये जो भी लेना देना एलिजिबल आईटीसी जो भी करना है ये लास्ट में करेंगे, थर्ड मंथ की रिटर्न में करेंगे जब आपकी फाइनल रिटर्न जाएगी। मैं मुकर नहीं रहा कि आपको अप्रैल का आईटीसी नहीं मिलेगा या मई मंथ का आईटीसी नहीं मिलेगा, मिलेगा बट जब फाइनल आप क्या करोगे, रिटर्न फाइल करोगे। यहां पे आपने खुद कहा था फिक्स्ड सम मेथड हम ले रहे हैं, तो यहां पे तो सर हमारा ऑप्शन यही है कि विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, बिना कुछ कहे पिछले क्वार्टर की कैश पेमेंट का 35% या 100% आप एक बार डिपॉजिट करवा दीजिए। दूसरा केस, अच्छा आपने कहा सर मेरे को नहीं ये मेथड सही लगा, मैं तो इस मेथड में सर नहीं जाऊंगा, तो आप दूसरा मेथड ले लीजिए, सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो उस मेथड में आपको क्या कहा गया, here the taxpayer can the tax liability by considering the tax liability on inwards and outward supplies as per the ITC available। हाँ, यहां पे तुझे सब कुछ कर दिया कि आप अपने लेवल पे अपनी रिटर्न बनाएं कि आपका अप्रैल का कितना टैक्स बनता है, कितनी आपको आईटीसी अवेलेबल होगी, जो आपके अकॉर्डिंग, जो आप देखो आप रिस्क ले रहे हो अपने आप पे, किस बात का कि नहीं सर मैं 35% या 100% नहीं करूंगा, वो तो मेथड गलत है, मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट करूंगा। देखो आपने अपने आप पे एक बर्डन लिया कि मैं सेल्फ असेसमेंट करके क्या करूंगा, खुद फिल आउट करूंगा। कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका उस मंथ में ज्यादा बनता हुआ सेल्फ असेसमेंट आपकी गलत निकली, देन सर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट जरूर है बीच में, क्लियर, कि यहां पे फिक्स सम के अंदर देखो पिछले क्वार्टर का आपने सीधा 35 दिया या 100 दिया, आपने ये तो नहीं देखा कि अप्रैल का कितना बनता था, मई मंथ का कितना बनता था।
हमने तो पिछली कैश पेमेंट का 35 या पिछली कैश पेमेंट का 100% दिया, तो अगर वहां पे कोई कम ज्यादा भी हुआ इंटरेस्ट का कोई पॉइंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट आपको वहां पे नहीं देना होगा। बट यहां पे आप खुद पंगा ले रहे हो किस बात का कि नहीं सर मैं सेल्फ असेसमेंट करके दूंगा, मैं देखूंगा जी मेरा आईटीसी कितना बनता है अप्रैल का। जैसे यहां पे आप वर्ड क्या बोल रहे हो, यहां पे सर आपने क्या कहा कि अगर अप्रैल मंथ का मुझे फाइंड आउट करना है तो अप्रैल की मैं देखूंगा जी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, मतलब मेरा टैक्स कितना बनता है, क्लियर, लेस इसमें से एलिजिबल जो मेरा आईटीसी होगा, क्लियर, एज पर द आईटीसी रूल्स, एलिजिबल आईटीसी लेने के बाद सर ये मेरी कैश पेमेंट बनती है। आपने खुद ये इतनी बड़ी बात कही। एंड अगर कल को मे बी आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, आपने आईटीसी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं करा, या आपने आउटवर्ड सप्लाईज कोई थी आप भूल गए, हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता, आपने सेल्फ असेसमेंट करी ना, आपने खुद कहा था ना, तो अल्टीमेटली ये जो कैश पेमेंट अगर कल को शॉर्ट पाई गई, अगर ये कम पाई गई, क्लियर, तो आपको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ेगा इसी दिन से, क्लियर, इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ेगा। मेन पॉइंट बस ये, क्लियर। तो सोच समझ कर आप अपनी ऑप्शन लें कि आप फिक्स्ड सम में जाना चाहते हो या सेल्फ असेसमेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में क्या है, रिस्क कि आपकी बनती थी पेमेंट आपने नहीं करी, या फिर अल्टीमेटली आपने पेमेंट तो करी बट कम पेमेंट करी, तो सर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। पढ़िए, हाँ, बट एक ऑप्शन, एक अच्छा पॉइंट भी दिया कि आप अपना एलिजिबल आईटीसी ले लो, अप्रैल मंथ का चेक कर, अच्छा ये अप्रैल का ही है ना, क्लियर, कि अप्रैल की टैक्स लायबिलिटी देख, अप्रैल का ही इनपुट देख, आप अपने लेवल पे जो करना चाहते हो करो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। बट गलत निकली ना, अगर कल को ये गलत निकला पॉइंट, देन सर यू आर लायबल फॉर द इंटरेस्ट, क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट करी, फिक्स्ड सम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चले आप। पढ़िए आगे, यस प्लीज। देयर आर सर्टेन कंडीशन वेयर नो टैक्स नीड्स टू बी पेड, जहां पे आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर द टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या बनती है जी, निल, और द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज एडिक्वेट। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले से ही पैसे पड़े, देन आपको नई पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात, क्योंकि मैंने सेल्फ असेसमेंट करी एंड मान लो उसके अकॉर्डिंग कैश पेमेंट आती भी है, अरे उतने के पैसे तो मैं वैसे ही अपने वॉलेट में रखता हूं, उतने के पैसे तो मैं वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रखता हूं, क्लियर, यस, इज एडिक्वेट फॉर द टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेम मंथ। नेक्स्ट इज सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेम सर, the tax liability is nil or the balance in the electronic cash ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first 2 months of the quarter। हाँ, क्यूमुलेट बेसिस पे चलेगी ना फिर, कि पहले 2 क्वार्टर की जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, अरे सर वो भी बैलेंस अपने पास कैश लेजर में पड़े, क्लियर। अब समटाइम्स जिनको पता है कि सर हमारी टैक्स पेमेंट बनती ही बनती है, वो एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले ही उतना पैसा रखते हैं, मान लो मंथली लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिया, 50,000 डिपॉजिट करवा दिए, क्यों, मुझे पता है कि मेरी हर बार की क्या बनेगी, टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो अगर सफिशिएंट कैश पड़ा है ना, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, इंटरेस्ट, यहां पे हमने आपको क्या कहा कि अगर फिक्स्ड सम के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, इंटरेस्ट को लेकर ही है, कि सर इंटरेस्ट बताओ जी, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, क्लियर। तो पहली बात यहां पे एक चीज क्लियर करो, देखो सर, अगर आप चाहे फिक्स्ड सम मेथड में हैं, आप चाहे कोई से भी मेथड में हो, चाहे फिक्स्ड सम में चाहे सेल्फ असेसमेंट में, आप एक बार बताओ, जो ये जून की रिटर्न है वो आपकी तकरीबन 25 जुलाई को जाएगी, जो भी आपकी 3B की डेट होगी, क्लियर। अब एक बात बताइए सर, अप्रैल से लेकर, नॉर्मली मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, अप्रैल से जून तक की जो आपकी रिटर्न है वो सर जुलाई इलेक्टेड भी 25 को आपकी फाइल होगी, एंड जुलाई 25 को अगर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, पहली बात, अगर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी सर, तब तो मेथड चाहे कोई भी हो, चाहे आपका फिक्स्ड सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
क्योंकि सर ये तो 25 जुलाई को तो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बनती थी। क्योंकि देखो सर, फर्स्ट मंथ में जो मेरा अप्रैल मंथ था, जिसको मैंने मंथ 1 का नाम दिया, क्लियर, या मई था, मई को हम लोगों ने क्या नाम दिया, मंथ 2 का नाम दिया। सर तब तो जस्ट या तो मैं फिक्स सम में था कि मैंने पिछले का देखा, उसके अकॉर्डिंग 35 या 100% पे आउट कर दिया, बट मैंने इस बार की असेसमेंट नहीं करी, या सेल्फ असेसमेंट भी करी, तब भी आपको श्योरली तो नहीं था ना कि कितना टैक्स आपका बनता है, क्लियर। बट सर जब श्योर हो चुका, पूरे क्वार्टर की रिटर्न आपकी बन चुकी है, एंड फिर भी आप टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे, फिर तो सर मेथड कोई भी हो, चाहे फिक्स्ड हो, चाहे आपका कौन सा हो, सेल्फ असेसमेंट हो, सर आपको ये वाला इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपका मेन इंटरेस्ट है, ये तो आपकी एक्चुअल टैक्स पेमेंट बनती थी, क्लियर। अब तो क्वार्टर आपका कंप्लीट हो चुका, अब तो आपको एक्चुअल टैक्स पेमेंट करनी चाहिए थी। अब थोड़ी को बहाना लगाओगे कि मैं फिक्स सम में था, या मैं कौन से में था, सर मैं तो सेल्फ असेसमेंट में था। अब सर कोई बहाना नहीं है, ये तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्लियर। तो एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि सर मेन डिफरेंस इज मंथ 1 एंड 2, मंथ 1 एंड 2। यहां पे आपके पास दो मेथड अवेलेबल थे। फर्स्ट मेथड कौन सा था, फिक्स्ड सम मेथड, एंड दूसरा क्या था, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड, इसमें नो आईटीसी, क्लियर, बट पेमेंट कितनी थी, 35% या 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश, टैक्स पेड इन कैश इन दी प्रीसीडिंग, या तो मे बी क्वार्टर या मे बी मंथ, क्योंकि अगर क्वार्टर होगा तो 35% एंड अगर मंथ होगा तो 100%, क्लियर। और हमने आपको आईटीसी भी नहीं दिया था, क्लियर, कि आप अप्रैल का आईटीसी इग्नोर कर दो, एक बार सब कुछ इग्नोर कर दो, बस पिछले के अकॉर्डिंग ना 35 या 100% आप क्या कर दो, पे आउट कर दो। सर इस केस में नो इंटरेस्ट, क्लियर, कि लेटेड भी आपको हमने क्या कहा था कि हमने सर आपको एक पॉइंट कहा, क्लियर, कि नो इंटरेस्ट यहां पे, कि अगर मान लो आपकी कोई कम पेमेंट आपसे हो गई या कुछ भी अगर केस आपका हुआ, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर। बट अगर सेल्फ असेसमेंट में हमने आपको आईटीसी भी दिया, पहली बात, एक बात बताओ, हमने आपको क्या दिया, आईटीसी भी अवेलेबल करवाया, और आपने अपनी खुद क्या करी, सेल्फ असेसमेंट भी करी, एंड फिर भी पेमेंट आपने क्या करी, कम करी, शॉर्ट करी, या कुछ भी था, सर इंटरेस्ट वहां भी एप्लीकेबल होगा, क्लियर, इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि सर आपने खुद पंगा लिया, आपने कहा जी हम सेल्फ असेसमेंट करके देंगे, तो आपकी यहां पे गलती है। तो इंटरेस्ट यहां पे भी आपको क्या करना होगा, मंथ 1 का भी, मंथ 2 का भी, एंड टू द मेन डेट तक जितना आपका इंटरेस्ट बनता होगा, विद इंटरेस्ट ये अमाउंट आपको पे आउट करनी होगी। इसीलिए सर अगर आप मेथड चूज करते भी हो सेल्फ असेसमेंट मेथड, ये पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर गलती से भी आपने टैक्स कम पे कर दिया, क्योंकि आपने खुद सेल्फ असेसमेंट करी, हो सकता है कि आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया हो, क्लियर, जो आपको अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण आपकी कैश पेमेंट कम आ गई, जबकि बनती थी आपकी ज्यादा। तो सर हमें नहीं पता, कुछ भी पॉइंट हो, किसी भी तरह का हो, विद इंटरेस्ट आपको सर फिर इंटरेस्ट देना होगा। हाँ, वही हमने एफएसएम में क्या करा, बेनिफिट दिया कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हाँ, वही फिर हमने क्या करा, आईटीसी तो भी नहीं दिया ना, कि पिछले के अकॉर्डिंग सीधा ही 35 दे दो या 100% पे आउट कर दो, क्लियर। चलिए जी, लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, मंथली पेमेंट 1 and 2 फॉर एफएसएम एंड सैम, क्लियर। सर पहली बात तो ये जो आपकी मंथली फर्स्ट एंड सेकंड मंथ जो आपको पे आउट करनी है ना, वो 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपको पे आउट करना होता है। टैक्स लायबिलिटी मेंशन्ड इन प्री फिल्ड फॉर्म जीएसटीआर पेमेंट 06। अब यहां पे कल ही पेमेंट ऑफ टैक्स होगी ना, 3 भी थोड़ी फाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करवाना है ना, तो कैश लेजर के लिए क्या होगा, जीएसटीआर पेमेंट PMT 6 इज पेड बाय 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगर अप्रैल है तो 25th में, अगर मई है तो 25th जून, इनकी डेट अलग कर दी, क्लियर। इंटरेस्ट निल, सर कोई भी इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। बट सर टैक्स लायबिलिटी मेंशन्ड इन द प्री फिल्ड फॉर्म GST पेमेंट 6 इज नॉट पेड बाय 25th
ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगर आपने 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ पे पेमेंट नहीं करी, देन 18% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द 26th ऑफ द फॉलोइंग मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट। सर आपको वहां पे देखो आपकी लायबिलिटी बनती थी, लायबिलिटी तो बनती, देखो सिंपल सी बात, जो चीज आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो, जो चीज आप खुद, मैंने आपको यहां पे पॉइंट क्या कहा कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, मींस किसका, शॉर्ट पेमेंट्स, क्लियर, जो भी डिफरेंसेस होंगी, मैंने यहां पे क्या कहा था, डिफरेंसेस, क्लियर, कि अगर डिफरेंसेस कल को पता लगे कि आपने वहां पे कम पेमेंट करी, फिक्स्ड सम के अंदर कोई इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कोई भी नहीं देना पड़ेगा, एंड यहां पे सर सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि गलती तुम्हारी थी। बट एक बात बताओ, जो चीज देखो यहां पे तुमने क्या कहा था, मैं 35% या 100% देने को तैयार हूं बाय 25th, या यहां पे आपने सेल्फ असेसमेंट करके लेट इट बी कहा जी मेरा 50,000 बनता है, लेट इट बी, क्लियर। अरे ये चीज तो तुम खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने इतना पे आउट करना है, तो इसको तो 25th तक कम से कम पे आउट करो। एंड अगर ये भी नहीं पे आउट करोगे फिर तो मेथड चाहे ये हो या ये हो, चाहे तुम फिक्स सम में हो या सेल्फ असेसमेंट में हो, अरे खुद डिक्लेयर करके मुकर गए। ये बात तो क्या थी जो मैंने यहां पे क्या कहा कि फिक्स सम में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा या सेल्फ असेसमेंट में होगा, सर वो डिफरेंसेस की बात थी। अगर आपने शॉर्ट पेमेंट करी या कुछ भी कल को डिफरेंसेस मिले कि आपने जी इतना बनता था इतना दिया, अरे कम से कम जो बनता था वो तो दे दो। अगर वो भी नहीं दोगे फिर तो मेथड कोई भी हो, जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा था ऊपर वाला पॉइंट, क्लियर, जो यहां पे हमने कहा था कि जो एक्चुअल टैक्स पेमेंट जब खुद डिक्लेयर कर रहे हो वो तो देनी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं पे आउट करोगे सर फिर तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो तो दोनों केस में है, मेथड कोई भी हो। बात डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस दोनों मेथड के अंदर कहां पे है, शॉर्ट पेमेंट का, कि अगर कोई डिफरेंस निकला कि मान लो जी आपके इतने बनते थे इतने दिए, तो फिक्स सम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपने खुद डिक्लेयर करा था, तुम्हारी गलती थी तो इंटरेस्ट लेंगे। ये मेन डिफरेंस है। अरे जो मैंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है, चाहे वो क्वार्टरली बनती है चाहे वो मंथली बनती है, वो तो मुझे देनी पड़ेगी, वो तो मुझे पे आउट करना पड़ेगा। यस प्लीज। नाउ फाइनल टैक्स लायबिलिटी, यहां पे पॉइंट आएगा सर, फाइनल टैक्स लायबिलिटी 1 and 2 month। सर फॉर FSM and SEM the final tax liability for the first 2 months is less than or equal to the amount paid through pre-filled form GST payment 6। क्लियर, फिर तो सर आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मतलब दैट मींस कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपकी तो वैसे भी कमी बनती है वो। या फिर फॉर FSM the final tax liability for first 2 months is higher। सर फर्स्ट 2 months की हायर बनती थी। जब मैंने क्वार्टरली बनाई ना शीट, मैंने जब क्वार्टरली पूरा सिस्टम बनाया तो मैंने देखा कि अप्रैल में पे कितना होना चाहिए था, मैंने कितना करा, लेट इट बी, जैसे आपकी वाली बात भी आ रहा हूं, छोटी सी 2 मिनट की बात हो रहा है, क्लियर। लेट इट बी आपने कहा यहां पे, ये रहा सर आपका अप्रैल मंथ, क्लियर, ये रहा मई, अब ये इकट्ठी शीट बनेगी ना जून, क्लियर। आपने लायबिलिटी बनाई एंड सर वी आर अंडर FSM फिक्स सम, कि मैं तो जी 35% पे करता हूं या 100% पे आउट करता हूं। लेट इट बी सर मेरी लायबिलिटी बनती थी कितनी, 50,000, एंड उस टाइम पे मैंने पे आउट कितना करा था, 30,000। बट सर एक बात बताओ, मुझे थोड़ी पता था कि मेरा 50,000 बनेगा। आपने तो क्या कहा था, पिछले क्वार्टर में जितनी कैश पेमेंट करी होगी उसका 35% डिपॉजिट करवा दो, मैंने करवा दिया। मुझे क्या पता था कि क्वार्टरली जब उसको बनाएंगे तो मेरा इस बार का टैक्स ज्यादा बनेगा। कोई इशू नहीं सर, यहां पे आपने 20,000 कम करा था ना, 20,000 कम करा था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रहा मेरा मेन पॉइंट डिफरेंस का जो दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस है। बट सर यही अगर मान लो सपोज आप कौन से मेथड में हो, SEM सेल्फ असेसमेंट मेथड में हो, आपका बनता था 50, क्लियर, और आपने दिए कितने, 30, एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी उस मंथ में ही बनती थी कितनी, 20, बट मे बी शायद आपने क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल करवाया या कुछ बिल थे जो आपने इंक्लूड नहीं करे आउटवर्ड सप्लाईज के, हमें नहीं पता क्या रीजन था, क्लियर। सर इसके ऊपर भी आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे आउट करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। पढ़ लीजिए, यस
फाइनल अगर एफएसएम मेथड है, क्योंकि सर फाइनल टैक्स लायबिलिटी पहले 2 महीने की ज्यादा बनती है, क्लियर, देन द टैक्स अमाउंट पेड, जो आपने वो पीएमटी 6 में भरा होगा, 1-2 में जो भी भरा होगा, बट बनती ज्यादा थी, तो आपके ऊपर सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लियर। बट अगर यही मेथड आपका कौन सा हुआ, सेम सेल्फ असेसमेंट मेथड हुआ, देन सर आपको 18% उसके केस में भी देना होगा, क्लियर। फ्रॉम 26th ऑफ द फॉलोइंग मंथ टिल द डेट ऑफ द पेमेंट। जब तक आप पेमेंट नहीं करते, सर गलती आपकी थी, आपने सेल्फ असेसमेंट करी, अब आपने गलत करा, हम क्या करें, विद इंटरेस्ट देना पड़े, क्लियर। नेक्स्ट इज नाउ फाइनल टैक्स लायबिलिटी हैज नॉट बीन पेड विद इन क्वार्टरली जीएसटी 3B ड्यू डेट। अरे सर फिर तो वैसे ही आपको देना पड़ेगा। अब लेटेड भी आपको ये तो पता ही है कि जो जीएसटी बी 3B जो आपको पे आउट करनी है, जो आपको फिल आउट करनी है, अगर आप वो फिल ही नहीं कर रहे, तो मैं आपको 3 तरह के इंटरेस्ट यहां पे बता रहा हूं दोबारा, क्लियर। सर एक इंटरेस्ट की हमने बात करी जो फाइनल 3B थी, ये समझ लेना ध्यान से। एक इंटरेस्ट की हमने बात करी जो फाइनल 3B थी, जो क्वार्टरली आप लोग क्या करते हो, फाइल करते हो जुलाई में। जैसे मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो आप उसके जुलाई में फाइल करते हैं ना। मेथड कोई भी हो, चाहे एफएसएम है या कोई सेल्फ असेसमेंट मेथड है, मेथड कोई भी हो, आपको इंटरेस्ट देना होगा, एप्लीकेबल, क्लियर, एप्लीकेबल एट द रेट 18%, क्लियर। क्योंकि जो चीज आप डिक्लेयर कर चुके कि आपकी टैक्स पेमेंट बनती है और आप 3B फाइल नहीं कर रहे, लेट फीस भी लगेगी प्लस इंटरेस्ट भी आपका लगेगा ही लगेगा, क्लियर। दूसरा इंटरेस्ट, ये तो वो था फाइनल वन। नंबर टू है इंटरेस्ट ऑफ मंथ 1 and 2 ऑन डिक्लेयर्ड पेमेंट। सर जो पेमेंट आपने खुद डिक्लेयर्ड करी, चाहे मेथड कोई भी है, लेटेड भी आप एसएफएम लगा रहे हो, क्लियर, या सेल्फ असेसमेंट लगा रहे हो, मेथड कोई सा भी लगा रहे हो, अरे सर जो खुद तुम डिक्लेयर कर चुके कि मुझे ये जीएसटी पीएमटी 06 में पे आउट करना है, चाहे फिक्स सम के अंदर चाहे सेल्फ असेसमेंट के अंदर, ये तो देना ही देना ना। तो जब तक, तो ये 26th फ्रॉम कहां से, 26th ऑफ मंथ से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक, डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट एट द रेट 18% भी देना होगा। एंड तीसरा इंटरेस्ट कौन सा है सर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट्स। अगर कल को कोई मान लो डिफरेंस निकलता है, तो यहां पे सर पॉइंट है, अगर आप एसएफएम में हो, फिक्स सम में हो, क्लियर, देन नो इंटरेस्ट, सर आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं क्लेम किया जाएगा, क्लियर। बट अगर आप सेल्फ असेसमेंट में हो, तो इसके ऊपर भी आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा एट द रेट 18% पर एनम के हिसाब से। दिस इज द मेन पॉइंट जो आज की क्लास का है, जो दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस है, दिस इज द मेन थिंग। इज दैट क्लियर? सो ये हमारी सर क्वार्टरली स्कीम थी, QRMP स्कीम थी, जो अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको एग्जाम में मेन अमेंडमेंट में क्या होगी, ये कवर अप होगी। इज दैट क्लियर? सो आप अपनी तैयारी प्रॉपर वे से करते रहें, टाइम टू टाइम जीएसटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि जीएसटी में आपके मार्क्स अच्छे भी आते हैं, क्लियर, आप गेन कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट आप हो सके तो चाहे थोड़ा सा फास्ट स्पीड में ही सही, क्लियर, बट अल्टीमेटली इसको अगर आप एक बार नहीं तो कम से कम 2 बार अगर आप सुने, क्लियर, 2 बार इसको प्रॉपरली सुनकर भी जाएं, तो भी आपको इसमें से काफी सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट। एंड अगर कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो मोस्ट वेलकम, आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके जी, थैंक्स लॉट।